एक बात मुझे बताइए खान साहब कि ये अगर युद्ध रुकता है तो क्या अमेरिकन हेजेमनी जो अभी तक 1945 के बाद से बहुत स्ट्रांग थी, तो क्या मानते हैं आप, वो हेजेमनी खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी, खत्म हो रही होगी, या जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन एम्पायर अब डिक्लाइन पे पहुंच गया है? हाँ अशोक जी, वो सवाल जवाब देने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि अशोक जी कह रहा हूँ बार बार, सॉरी सॉरी। अशोक बड़ा फेमस नाम है ना। आई नो, इज वेरी फेमस पर्सन, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, तो आपको पता है अहमदी नजाद जब प्रेसिडेंट बने थे, पहले साल 1.5 साल तक ही कंटिन्यू टू एडवाइज हिज पीएचडी स्टूडेंट्स। वो इंजीनियरिंग के पीएचडी थे, अहमदी नजाद की बात कर रहा हूँ मैं। सो देयर आर मेनी ऑफ देम पीएचडीज। हाँ, और उनके जो फॉरेन जो यूएन के मिनिस्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जावेद जाफरी, उनसे मैं मिलावा भी हूँ। वो कॉन्डोलीजा राइस के क्लासमेट हैं, स्टूडेंट ऑफ मैडलिन ऑलब्राइट्स फादर। तो मेनी ऑफ देम आर हाईली एजुकेटेड, पीएचडीज हैं। ये पीट हेक्सेट की तरह जाहिल, मतलब आप देखिए ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सब दे आर रिच पीपल बट दे आर स्ट्रीट वाइज बट नॉट एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। लेकिन देखिए सर, खान साहब मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने टॉमस फ्रिडमैन का जो कॉलम पढ़ा, उसमें कह रहे हैं कि द ट्रम्प हैज चोजन देम बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। नहीं, पैसे दिए हैं अभी तो, एक डिटेल में पैसे आगे के 30-35 मिलियन डॉलर दिए हैं बाद में। फॉर एग्जांपल जो उनका कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसने 10 मिलियन डॉलर दिए डोनाल्ड ट्रंप को ड्यूरिंग द कैंपेन। स्कॉट बेसेंट ने पैसे 35 मिलियन, सिवाय पीट हेक्सेट के सब ने पैसे दिए इनको, ट्रंप को 2-3 मिलियन डॉलर। द ओनली चैप हु डिड नॉट गिव इज पीट हेक्सेट। और ये चोर, आपको पता है जिस दिन उसका जो डीलर है, ब्रोकर, ट्राई टू बाय आर्म्स डीलिंग के स्टॉक्स, वो एक्सपोज हो गया है पीट हेक्सेट दैट ही वाज ट्राइंग टू बाय स्टॉक्स। बट हेजेमनी की जो बात मैं कह रहा हूँ सर, हेजेमनी डज नॉट come or go by bad decisions or good or bad. It is state capabilities are the fundamental reason. देखिए पिछले 5 साल से मैं बोर हो गया ये मैक्रॉन और डॉक्टर जयशंकर की मल्टीपोलैरिटी की बातें सुन सुन के। कहाँ है मल्टीपोलर वर्ल्ड, बताइए मुझे। इंडिया कहाँ है इस पूरे मसले में? इफ दिस वाज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो बार बार जयशंकर साहब, मैंने एक्चुअली इंडिया वर्ल्ड बल्कि एक मैगजीन में उसमें इसको पूरी डिकंस्ट्रक्ट की है ये आर्गुमेंट। मल्टीपोलर वर्ल्ड वो होता है वेयर सिस्टम में कंस्ट्रेन होता है, यू कैन नॉट एक्ट लाइक ए यूनिपोलर स्टेट, सिस्टम अलाउ ही नहीं करता आपको। इट इज लाइक सेइंग कि छोटे गेट है, बड़ी गाड़ी जा ही नहीं सकती उसमें से, यू कांट पार्क ए बिग कार इन अ स्मॉल पार्किंग स्पॉट, वो स्ट्रक्चर का कंस्ट्रेन होता है। बट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्टिंग एज इफ दिस इज ए यूनिपोलर वर्ल्ड। अब सवाल ये होता है, विल द सिस्टम पनिश हिम फॉर दैट और नॉट? वो तो बाद में ही पता चलेगा ना, आफ्टर ही हैज टेकन, ही गॉट अवे विद वेनेजुएला। हाँ, और अब ये ईरान की जंग के बाद ही मे नॉट गेट अवे, बिकॉज अगर हॉर्मुज ईरान रख लेता है तो दिस विल बी अ परमानेंट डैमेज टू द ग्लोबल सिस्टम। बट दिस इज नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड दिस इज नॉट एंटायरली अ यूनिपोलर वर्ल्ड। वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड जहाँ पे हम ऐसे ट्रांजिशन में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज हुई है सर, कि देखिए जो टॉप जो हेजिमोनिक स्टेट होता है वो स्टेटस को पावर होता है, यानी वो तब्दीली नहीं चाहता है। They don't want change because they are number one. Why would you want any change? But हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा रिविजनिस्ट स्टेट है वो खुद नंबर 1 स्टेट है। यानी डोनाल्ड ट्रंप शुड हैव बीन ए स्टेटस को पावर यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप, बट इट हैज बिकम ए रिविजनिस्ट। उनको सिस्टम रिवाइज कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म खत्म कर रहे हैं, यूएन को तो टोटली मार्जिनलाइज कर दिया। यूएन कहाँ है, मतलब लाइक व्हाई वुड यू, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो मैं भी नहीं लूंगा, मगर फुकट में भी दें तो वो बेकार हो गया है वो ऑर्गेनाइजेशन। वो नेटो को भी बेकार कर रहा है, ही इज डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि द स्टेट विच हैज द मोस्ट इंटरेस्ट इन डिफेंडिंग सिस्टम, वो स्टेट वही सिस्टम को तबाह कर रहा है। अब उसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान होगा अमेरिका के लिए, क्या डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। अब देखिए ये जो पेमेंट जो 2 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो युआन में हो रहा है। जो पेमेंट ईरान ले रहा है वो डॉलर में नहीं ले रहा है, वो युआन में ले रहा है। सो देयर इज अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ द यूएस डॉलर। सो इरोड हो रहा है यूएस पावर, बट देयर इज नो अदर पावर राइजिंग टू टेक अवे
चाइना इज नॉट रेडी। एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं नवंबर में चाइना में आई मेट सम ऑफ देयर बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स वगैरह। तो उनमें से एक ने मुझे एक जबरदस्त बात बोली, सर खान साहब, द प्रॉब्लम विद अस इज that we have become a superpower, but we don't know how to think and act like a superpower. We still think and act like a developing country. तो वो ग्रेट पावर की फॉरेन पॉलिसी सोच नहीं है उनके पास। अमेरिका के पास हिस्ट्री है, दे हैव इंस्टिंक्टिवली ग्रेट पावर की तरह सोचता है ना। जब छोटा पावर था, जब भी मनरो डॉक्ट्रिन हमने ऐलान कर दिया था। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें बास स्टेट्स जो सिस्टम को ठीक से समझ जाएं, दे विल एक्ट बेटर। एंड एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया वेंट एंड स्टूड विद इजराइल इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वॉर। जो मोदी जी जाके इजराइल में जो बयान दिए, अगर ये जंग ग्लोबल कंसेंसस होता है कि ईरान जीत गई और अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए, then what does it mean for India's foreign policy, because they stood up with the losers? Okay. Professor Ashok, how will you respond to this about American hegemony decline? Unmute, please unmute yourself. So this war will end soon. I mean, maybe not today, maybe in a week or a month. It won't go on forever. लेकिन ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा चेंज करेगा, कर रहा है। जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, वो तो हमको सबको पता था कि अमेरिका का जो पावर है वो नीचे जा रहा है और चाइना का पावर जो ये पावर ऊपर जा रहा है। चाइना में मैं मुख्तार साहब का बात समझता हूँ कि चाइनीज एक्चुअली 2008-9 तक उनको पता नहीं था कि उनका जो स्टेटस क्या है इंटरनेशनली। लेकिन आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद, जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसके बाद मैं बहुत बार चाइना उसी टाइम में गया, तो वो जो आप देखिए उनका जो अप्रोच है टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स वो चेंज हुआ। लेकिन उनको अभी तक, बिकॉज वो टाइम के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको वो तो नहीं है कि 4 साल 5 साल, और पहले होता था कि उनका जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होते हैं 10 साल रहते हैं, और जी साहब तो पहले अपने आप को बना दिए हैं, पूरा जिंदगी भर रह जाएंगे। तो वो ये अभी जो उनका लेकिन जो स्ट्रक्चर है कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर, वो लॉन्ग टर्म देखता है। उनका ये मानना है कि हम अभी जैसे अपना इकोनॉमिक ये स्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे, हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी जैसे भी रखते जाएंगे और इंटरनल क्राइसिस ना करेंगे और अमेरिका को अपने आप को जैसे ये होता है ना, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना होता है, पर उसको छोड़ देंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये अमेरिका को ये बात पहले समझना चाहिए था, और ट्रम्प भी बोल रहा था पहले कि हम वार नहीं करेंगे, हमारा जो मेन एनिमी है वो चाइना है। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ है। अभी जो हुआ है, ट्रम्प अभी चाइना को बहुत बड़ा फ्रेंड बोल रहा है, रशिया को तो फ्रेंड बोलते जा रहा है, एंड ही विल कम इन May और समथिंग टू चाइना अगेन, अप्रैल और मई। आई थिंक ही हैड अ ट्रिप इन अप्रैल, प्रोबब्ली इन May कमिंग। तो और चाइना को को ही कंसिडर हिम नाउ ए फ्रेंड और वर्क विद, बिकॉज उसको पता है कि जब जो चाइना के अगेंस्ट में जो टैरिफ वॉर किया था, चाइना कैसे वफ किया, और इंडिया तो वो उसका जो ये में प्लान में कभी नहीं था कि कभी नहीं आएगा, ये तो बात हम समझ लीजिए। पर लास्ट 10-12 साल से इंडिया का जो स्टैच्यूर है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और वो चाइना के साथ किसी तरह का देखते हैं, वो चीज बहुत चेंज हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, ये चीज को सोच लेना चाहिए कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप vis-a-vis यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स कैसे देखता है इंडिया को, वो बहुत चेंज हुआ है। तो इस मामले में वो चाइना को दो ही कंसिडर्स ए मेजर और द रियल पावर हु चैलेंजेस द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन उसका जो पॉलिसीज हुआ है, वो पॉलिसी जैसे क्या, देखिए वेनेजुएला में वो ऑयल लिया क्योंकि वो चाइना को ऑयल बंद करेगा। ईरान चाइना के साथ चल रहा है तो वो सोच रहा है बंद करेगा। लेकिन आप ऐसे ओनली यूजिंग द फोर्स रादर देन टेकिंग योर अलाइज आप कर नहीं सकते हो।
और वो फोर्स में नहीं होना चाहिए, वो डिप्लोमेसी में होना चाहिए। और आप इकोनॉमिकली आप चाइना को अभी रोक नहीं सकते हो कि बिकॉज चाइना, वो टाइम जा चुका है। चाइना को इकोनॉमिकली रोकना था तो आपको 20-25 साल से पहले करना था। अभी बहुत दूर चाइना जा चुका है, आप बहुत पीछे जा चुके हो। और जो चाइनीज तो ग्लोबल इकोनॉमी इतना मिला हुआ है अभी, तो आप चाइना को आप टैरिफ के वजह से कि आप ऊपर बॉयकॉट वजह करके रख नहीं सकते हो। तो ये बात है कि वो जो उसको पता है कि चाइना इज द नंबर वन कंटेंडर एंड मोर लाइकली टू बिकम द न्यू बॉय इन द टाउन, but the not new boy but the main boy in the town. But the problem here is जो strategy Trump किया है, वो Trump strategy is self destructive strategy। वो strategy के मुताबिक वो चाइना को rather than confronting it, it will be destroying itself on making position of China much better। चाइना आप देखिए, चाइना को आप जो अफ्रीका में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत बढ़ते जा रहा है। लैटिन अमेरिका में देखिए जो भी है, बड़े बड़े जो इवन ब्राजील व्हिच इज अ बिगर कंट्री, ऑफ कोर्स अर्जेंटीना अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप देखिए कोलंबिया, द बिगर वंस आर विथ चाइना। आप सेंट्रल एशिया विथ चाइना, एशिया, सो साउथ ईस्ट एशिया ऑल आर इन चाइना। तो ये बात जो चाइना के साथ, और देखिए आप इंडिया में भी हम बहुत बात 2020 के बाद हम जितना बात करने के बावजूद भी आप चाइना के पास जा रहे हैं, चाइना के साथ जो रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये चीज जो चाइना का जो पोजीशन है, आई फाइंड इज नाउ बिकमिंग मच स्ट्रॉन्गर। एंड ईरान वॉर, बाय डूइंग ईरान वॉर, Trump made it much easier for her to expedite the process कि China will become the number one power player in the world in very near future। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मुक़द्दर खान और प्रोफेसर अशोक स्वैन, आपको जोड़ना चाह रहे खान साहब? जी हाँ सर, मैं एक बात ये बोलना चाह रहा था कि ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, ये दीज आर नॉट थिंग्स दैट हैपन ओवरनाइट। फॉर एग्जांपल आप बरतानिया को देख लें, आप बरतानिया की हेजेमनी ख़त्म होकर तकरीबन 100 साल हो गए। Nearly 1945 से अगर आप देखें, they began to decline, the US became और बरतानिया was not the biggest economy by 1870। 1870 में अमेरिका, जापान, जर्मनी एंड इंडिया were bigger economy than Britain। अगर इंडिया को मिलाते तो ब्रिटेन was looking big, लेकिन अगर इंडिया को अलग कर दें, इंडिया was also bigger than the British economy in 1870 की बात कर रहा हूँ मैं। 1945 से वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन आज भी इट इज द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द यूएन। तो अमेरिका का डिक्लाइन से मतलब ये नहीं कि अमेरिका बांग्लादेश बन जाएगा या मॉलडीव बन जाएगा। अमेरिका विल रिमेन ए मेजर वर्ल्ड पावर, परहैप्स द बिगेस्ट इकोनॉमी एंड द मोस्ट पावरफुल स्टेट फॉर डेकेड्स। उसकी हेजेमनी यानी जो रिलेटिव पावर है वो कम हो रहा है चाइना। इसका मतलब ये नहीं है कि कल उसके ऊपर अफगानिस्तान चढ़ाई कर देगा या कोई। so we have to understand when we talk about the declining power of America, you should realize कि डिक्लाइन होने के 100 साल बाद भी ब्रिटेन is still one of the most influential countries in the world। So America is not going to